हाउ वाज द मॉक? फीलिंग्स कैसी हैं? 3 घंटे, 3.25 घंटे टिक के एक जगह पे बैठ के लिख के देखा है कि आपकी प्रिपरेशन ICAP के लिए है या नहीं, तो क्या नतीजा है? प्रिपरेशन है ICAP के लिए या नहीं है? है या नहीं? है नज़दीक अभी वो सफ़र तय करना है, गुजारा हो गया, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, गुड, ठीक है। 70 to 80%। कोई नाराज़गी तो आगे आ जाए यार। हाँ जी, ये बैक बेंचर्स की एक लाइन लगी हुई पीछे। क्वेश्चन ये है कि पेपर को देख के डर तो नहीं लगा? पेपर को देख के क्या फील आई कि आप ICAP एग्जाम के लिए तैयार हैं? अभी मज़ा आया था? वाह वाह जी वाह। रिटर्न प्रैक्टिस की ज़रूरत अभी भी है, और अभी भी आपके पास 2 हफ्ते का मार्जिन है। हाँ जी, ख़वातीन से पूछ लेते हैं। तकरीबन प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है, प्रिपरेशन है, वो तो सबकी होती है, मगर ICAP में जाके परफॉर्मेंस भी देनी होती है। जी, क्या फीडबैक है? ठीक है, बस ठीक है, ठीक। तो डिस्कस करते हैं, पहले MCQs कर लेते हैं और उसके बाद हम अगली बात कर लेंगे। MCQs आपको 15 नंबर के लिए 15 ही आए थे। ICAP में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 12 MCQs देता है और नंबर कितने होते हैं? 15 नंबर के तो कंफर्म MCQs हैं, चाहे वो 15 ही पूछे, चाहे वो 12 पूछ ले, 13 पूछ ले, वो 1.5 या 2 नंबर के भी MCQs देता है। पहला MCQ क्या किया इसका? वो कहता है विच पार्ट ऑफ द जुरिस्डिक्शन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? पार्ट 3, 8, 9 या 10? क्या किया? ए, पक्की बात है, ए ही था। तो पहले का तो ए है, और इतना बड़ा हिंट भी दिया हुआ था, जुडिकेचर लिखा हुआ था। Starling Clinics, a partnership firm, is managed by Zia and Sohail. Zia, without Sohail's knowledge, purchased medical equipments 9 लाख के from Rizwan Medicals for his personal use. If Zia fails to pay, क्या RM Rizwan Medical SC को लाइबल कर सकते हैं? तो 9 तो 2 जगह पे आ रहा है, C में भी आ रहा है, D में भी आ रहा है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं था। तो ऑप्शन क्या बन जाता है? C। तीसरा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? हाँ जी, ये तो आसान सा होगा। क्या किया? करेक्ट कह रहा है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट, श्योर। 45 एटलीस्ट कितने साल का होना चाहिए? 45। गलत हो गया ना, कोई बात नहीं। ईगल एंटरप्राइजेस एक पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ साइमा, मुर्तज़ा एंड जाहिद। मुर्तज़ा एंड जाहिद ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। फरा एक कस्टमर है जिसने एडवांस पे किया है 5 लाख का फॉर कस्टमाइज्ड ब्राइडल ड्रेसेस, मगर फर्म ने उसको टाइम पे डिलीवर नहीं किया। अगर इसने लीगल नोटिस देना हो तो क्या ज़रूरी है कि एक्टिव पार्टनर्स को दिया जाता? श्योर, श्योर, आर यू वेरी श्योर? क्या नोटिस सबको देगी? मुर्तज़ा जाहिद को देगी, साइमा को देगी, किसको देगी? मुर्तज़ा और, पक्की बात है? फिर सोच लें, फिर सोच लें। नोटिस 2 तरह के होते हैं, नोटिस 2 तरह के होते हैं।
एक वो नोटिस होता है कि एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, वो एक्टिव पार्टनर वाला होता है, उसको देना ज़रूरी होता है जो छोड़ के जा रहा है। यहाँ पे तो किसी को भी दे दे तो ये ए है, इन तीनों में से किसी को भी दिया जा सकता है। ऑल थ्री पार्टनर्स टू एनी वन पार्टनर, किसी एक को या सबको। अब फैसला ये है, एनी वन को या ऑल थ्री को, एनी वन को या ऑल थ्री को, एनी वन को। इसको टिक कर लें, ये डी है। आगे चले। सिद्रा फार्म्स एग्रीड टू सप्लाई 500 kg ऑफ फ्रेश मीट टू कैनरी फूड्स at rupees 800 per kg. Due to flood, Sidra farms were destroyed and Canary Foods ने order place कर दिया है with another vendor. SF purchased meat from the market at rupees 600 per kg and deliver कर दिया to CF, but CF refused to accept it. उसने फिर आगे बेच दिया 650 रुपये के ऊपर और 10,000 रुपये का उसको पड़ गया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। बताएं क्या लाइबिलिटी, कैसे 85 कैसे निकाले ना, बताएं कैसे लिएंगे डिफरेंस। ये जो 10,000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन है ये होगा, ये होगा। डिफरेंस कहां से आ रहा है, 800 और 600, कितना बचता है 200। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ करें, क्या आता है आंसर करें, नहीं वर्ल्ड नहीं आता। $650 के साथ ही करना है ना, तो 150 मल्टीप्लाई बाय कितना बन गया, प्लस 10,000 कितना बन गया 85,000। आप लाख रुपए कहाँ से बना दें, 650 निकल गया होगा। ओके चल अब आगे चलते हैं। कमाल, कौन, कमाल। कमाल एंगेज्ड आकिब टू पेंट द सर्वेंट क्वार्टर फॉर हिज बंगलो। आकिब ने गलती से जमाल का पेंट कर दिया। जमाल ने आकिब को देखा मगर उसको रोका नहीं। क्या ये रिकवर किया जा सकता है, ये रिकवर किया, क्या आकिब और जमाल का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इम्प्लाइड ऑफर तो चले मैं मानता हूं कि वो पेंट कर रहा है, मगर क्या उसको कभी इसकी एक्सेप्टेंस मिली, क्या रोका नहीं है ना, खामोश रहा है। मगर जो पेंट कर रहा है उसको पता था कि वो उसको देख रहा है, नहीं, उसको तो पता ही नहीं कि वो उसको देख भी रहा है या नहीं देख रहा। दिस इज नॉट इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। वो उस वक्त होती जब वो नजर आ रहा होता और वो बंदा कुछ ना कह रहा होता, मगर उस बंदे को तो पहला बंदा नजर ही नहीं आ रहा, तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कभी भी कम्युनिकेट हो ही नहीं। एक्शन या जेस्चर बेसिकली ये हो क्या रहा है, ये साइलेंस है कि एक बंदा खामोश है और इस तरह की एक्सेप्टेंस कभी भी काउंट नहीं होती। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में कभी इनके बीच हुआ ही नहीं। तो ऑप्शन आप मुझे बताइए, सी या डी, सी, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। शाहिद agreed to sell an antique lamp to Zoya for rupees 1.5 lakh. However, Shahid sold the lamp to Ahsan on 5 March. Can Zoya claim damages from Shahid? शाहिद ने एग्री किया था कि मैं जोया को लैम्प बेचूंगा 1.5 लाख का। कब किया था, 31 मार्च पे। हाउएवर शाहिद ने वो लैम्प एहसन को बेच दिया 5 मार्च पे। जोया ले सकती है, ले सकती है, क्योंकि शाहिद ने क्या किया, ब्रीच किया, स्ट्रेट अवे था। इसका ऑप्शन ए बनता। नादिया एग्री टू सेल हर मर्सिडीज बेंज टू ब्रदर फाहद विद द प्राइस टू बी डिटरमिन्ड बाय द एल्डेस्ट ब्रदर। सर जी 7 का आंसर ये है कि सिंपल ब्रीच हो रही है।
एक बंदे ने वादा किया कि मैं तुम्हें लैंप दूंगा, उसने उसको नहीं दिया, दूसरी पार्टी को दे दिया। 31 मार्च है ना, शाहिद ने कहा था कि मैं तुम्हें 31 मार्च पे लैंप दे दूंगा। ऑफर भी मौजूद है, ऑफरी भी मौजूद है, कंसिडरेशंस भी मौजूद है, एग्रीमेंट भी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। उससे पहले उसने किसी और को दे दिया तो ब्रीच है ये। उससे पहले उसने किसी और को लैंप बेच दिया, लेकिन वो लायबल तो नहीं ना उसका। क्यों लायबल नहीं? जब तक उसकी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है 31 मार्च का। एंटीक है यार, ये एक ही होगा, एंटीक पीस है ना, ये वर्ड फर्क कर रहा है यहाँ पर। हाँ जी, नादिया ने एग्री किया है कि वो मर्सिडीज बेंज बेचेगी, किसको? अपने भाई फाहद को, विद द प्राइस टू बी डिटरमिन्ड बाय एल्डर ब्रदर नुमान। नुमान डिसाइडेड द प्राइस इन फाहद्स फेवर। क्या नादिया रिफ्यूज कर सकती है? नो। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बाइंडिंग है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बाइंडिंग है। इनमें से कौन सा वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? आफ्टर माई नेक्स्ट सैलरी, लॉटरी, रिटायरमेंट या ऑन डिमांड? ऑन डिमांड। क्या लिखा हुआ है? क्या डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं 31 से पहले? हाँ जी, कर सकता है। 31 से पहले तो नहीं ना कर सकता, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है 31। असल में लैंप एंटीक है, उस तरह का एक ही होगा ना। ब्रीच तो हो गई ये, ब्रीच हो गई, ब्रीच हो गई, अगर ब्रीच हो जाता फिर तो हो जाए, ठीक है, लेकिन डैमेजेस तो होता वो डेट पे लेगा, वो उस डेट पे लेगा, वो उस डेट पे लेगा। यहाँ पे पूछा हुआ है डैमेजेस लेगा 31 से पहले, 31 से पहले डैमेजेस नहीं ले सकता। नहीं देखो ना, डैमेजेस आपके एक्रू तो हो गए ना, अप्रूव हो गया, मिल तो जाएंगे, मिलेंगे ही ना। तो सेकंड ऑप्शन क्या है? यस बिकॉज शायद मेड इट इम्पॉसिबल। लेकिन थर्ड है कि नो बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज नहीं। नहीं ना, वो एंटीक है ना। हाँ एंटीक है। अच्छा जी, वापस आ जाए। 10th, अली ओड रुपीज 5 लाख टू बिलाल। कब ड्यू है? 26 फरवरी। Ali posted a check to Bilal on 26 February, which Bilal received on Yakam March and deposited the funds same day. The funds credited on 2nd March. कब हम डेट को डिस्चार्ज मानेंगे? किस डेट पे? किस डेट पे डेट को डिस्चार्ज मान लिया जाएगा? आप कुछ टाइम के लिए फंड्स की जगह पे एक सिंपल लेटर को अज्यूम करें, फिर मुझे बताएं। अज्यूम करें 26 फरवरी को ये ड्यू था, ठीक है। अली ने पोस्ट किया लेटर कब? 26 फरवरी को। जब उसने पोस्ट कर दिया, दूसरी पार्टी बाउंड होती है पोस्टर रूल में। जब ऑफरी लेटर को पोस्ट कर देता है तो क्या ऑफर को बाउंड कर देता है? यही रूल था यहाँ पे, सिंपल। तो उसके नज़दीक पेमेंट कब हो चुकी है? 26 फेब पे। पहुंची कब है उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं, क्योंकि बाउंड कब हो गया? जब उसने लेटर को पोस्ट किया। 10 तक कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए? क्या हालात चल रहे हैं? सारे ठीक है? नहीं, कितने गलत हुए? कितने गलत हुए? सारे गलत हुए? आए क्या, मैंने ऐसा कर रहा हूँ यार। फारूक ब्रदर्स is a partnership firm focused with 5 partners. Farouk and Zohaib manage the firm. Farouk wants to import electric induction cookers due to high demand, but Zohaib objects, citing temperature gas shortage. Which statement is true? जी, एक है मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर से प्रोसीड कर सकता है या प्रोसीड कर ही नहीं सकता। देखें, बात सुने। फारूक एंड जोहेब फर्म को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि 5 में से एक्टिव पार्टनर कितने हैं? 2। फारूक वांट्स टू इंपोर्ट इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर्स ड्यू टू हाई डिमांड, मगर जोहेब ऑब्जेक्ट कर रहा है कि गैस की शॉर्टेज होगी। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? क्या जोहेब की कंसेंट से हो सकता है, मेजॉरिटी चाहिए,
या प्रोसीड ही नहीं कर सकता ज़ुहैब की अप्रूवल के बिना? मेजॉरिटी। श्योर? डन। 12वां, अहमद एंड बिलाल आर पार्टनर्स इन अ लॉ कंसल्टेंसी फर्म, प्राइम लीगल एडवाइजर्स। ऑन 5 जून an important client arrived unexpectedly requesting urgent legal assistance. Ahmed ने realize किया that their law library lacked the necessary legal reference books, immediately purchased them for rupees 4 lakh using his personal. The books enabled PLA to handle the case successfully, जिससे उसको कितने पैसे मिले? 2.5 लाख। On 10 July, Bilal attempted to reimburse Amber from PLA's bank account. However, Amber not only sought reimbursement, मगर उसने कहा कि और क्या चाहिए? Requested an additional 10,000 for interest on his personal funds and rupees 15,000 for extra hours he spent on researching the case. बताइए क्या अमाउंट वो क्लेम कर सकता है? 4-10 कैसे? क्या पहले से इंटरेस्ट एग्री नहीं हुआ? आप उसको लोन काउंट कर रहे हैं या उसको कैपिटल काउंट कर रहे हैं? अगर लोन काउंट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितना मिलता है? 6%। तो ये 4-10 बनेगा। 13 का आप लोगों ने क्या किया? 13वें का 13th मारिया, इसका ए है, ए किया। 14 का डी किया? नहीं, डी है। पढ़ लेते हैं किसने डी किया है 14 का? सीरियस मेडिकल कंडीशन, सीरियस मेडिकल कंडीशन दैट लेफ्ट हिम अनएबल टू वर्क फॉर सेवरल मंथ्स, तो डी है। और 15वें का? 15वें का बी, बेल्टा बीटा, बीटा। अच्छा जी, सवालों पे आते हैं। क्या? ए और जयान ऑफर टू सेल हिज ऑर्गेनिक फार्म। उसने इंसिस्ट नहीं किया। इंसिस्ट करता तो वो उसकी बात मानी जाती है, वो खामोश रहा तो अब मान लिया जाएगा बेचारे के साथ। बीटा बीटा 13th का नहीं, मैं 15 की बात कर रहा हूँ। 13th में क्या है? अल्फा। मैं एंड पे कर देता हूँ, एंड पे आते हैं। हाँ जी, आए जरा सवालों पे आ जाएं। कितने मार्क्स का पेपर आपको नजर आया स्ट्रेट फॉरवर्ड? हाउ मेनी मार्क्स? आइए काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कोई सीधा सवाल था? नो, कोई खुदा का नाम है। पार्ट डी भी सीधा, पार्ट सी भी सीधा था और पार्ट बी भी सीधा था। ये तीनों टाइप 2 सवाल थे। तीनों क्या थे? टाइप 2 सवाल थे। 19 नंबर का ये सवाल था जिसमें आपको मिला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको मिला पार्टनरशिप और आपको मिला, और ये आजकल आईकैप कर रहा है, एक ही सवाल में वो 3-4 एरियाज को टेस्ट कर लेता। तो 2 में कोई प्रॉब्लम? एक्वा वर्ल्ड में 2 ओके गया, पक्की बात। 3 फिर आप लोग पहुंचे। 3 तो आसान सा था, ज्वाइंट प्रॉमिसर। उसके बाद 4A क्या किया? 4A का टॉपिक कौन सा था? एस्टॉपल। तो आपने पहले प्रॉपर होल्डिंग आउट और एस्टॉपल को बताना था और उसके नीचे आपने ये पॉइंट लिख देना था। ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी था। 5 नंबर पता है? 5, 6 का B, 7 का A, B, C, जरा काउंट करें। 5 + 4 कितने हो गए? +13। 19 और 3 22 नंबर ये। उसके बाद आप जरा एंड पे आए, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 4 नंबर का कितने हो गए?
26 ये, और पहले वाले सवाल में जो टाइप 2 टेक्निकली वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, तो कम से कम 40 से 45 नंबर का पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और आईकैब में भी ऐसे ही होता है, आईकैब में भी ऐसे ही होता है, आपको इतना नंबर सीधा सीधा मिल जाता है। तो अगर आप अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे तो चीज़ें बहुत आपके लिए आसान बन सकती हैं, प्रोवाइडेड कि आपने अच्छी तैयारी की हो। अच्छा जी, आ जाए वापस, एक काम करते हैं, एंड पे आए, एंड से पीछे की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। पहले में क्या कर रहे थे आप लोग? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसमें गिफ्ट भी आ सकता, क्या? इसमें गिफ्ट भी आ सकता, और आईकैब ऐसे करता है। हाँ, आपको फिर दोनों एंगल्स बताने पड़ते हैं, गिफ्ट वाला भी बताना पड़ता है और नेचुरल लव वाला भी बताना पड़ता है। पार्ट बी काउंटर ऑफर, पार्ट बी स्ट्रेट अवे क्या थी? काउंटर ऑफर थी। पार्ट सी क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और पार्ट डी डिसेबल्ड। किस में? 11A में क्यों? तो वही तो कह रहा है कि सर्कमस्टांसेस बताओ कि कैसे वो रिकवर कर लेगा, या रिकवरी के लिए क्या करना होगा, तो रजिस्टर करवाना होगा। साइंसदान। हाँ जी, पार्ट सी। पार्ट सी में क्या किया? अनड्यू इन्फ्लुएंस्ड। और पार्ट डी में, पार्ट डी में, हाँ, इंसॉल्वेंट। वो एक लिस्ट दी हुई है, नहीं फ्रॉड। खान बॉट इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस वर्थ रुपीज 7 लाख फ्रॉम पठान ऑन 30 डेज। खान लेकर आया है 30 दिनों के उधार पे। जब परचेज किया खान को पता था कि वो इंसॉल्वेंट है, तो इसका मतलब है कि खोखला वादा है, ये पेमेंट करना चाहता ही नहीं है, उसमें जाएगी खान। दोनों में जा सकता है, मगर फ्रॉड में ज़्यादा बेहतर से आंसर होगा कि एक बंदा ऐसा वादा कर रहा है जो कि उसको पता है कि उसने पूरा नहीं करना, तो बेहतर है कि आप उसको फ्रॉड से आंसर करें। कभी अगर आप एग्जाम में परेशान हो ना, तो दोनों से आंसर कर रहे हैं करें, ताकि आप कम से कम जब एग्जाम से बाहर आए तो आप मोटिवेटेड तो हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, एपेक्स ग्लोबल, क्या किया इसका? छोड़ के आगे ऐसा सवाल भी आता है आईकैब में, ऐसा एक आधा सवाल होता है जो कि पढ़ते साथ बच्चे को लगता है कि यार पता नहीं ये क्या मुश्किल सा सवाल है, और कंसेक्यूटिव आईकैब 3-4 अटेम्प्ट से पूछ रहा है। अगर आप देखेंगे ना, तो एक आपको सवाल मिलेगा सोलर जाइंट्स के नाम से, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है, वो लगता है सवाल बोरोइंग कॉस्ट का। कभी देखा वो सवाल? देखिएगा जाके, सोलर जाइंट्स के नाम से एक सवाल है, दिखने में लगता है कि बोरोइंग कॉस्ट हो रही है उसमें, और हालांकि कुछ भी नहीं है, मगर बच्चे को डरा देता है। तो 9 किसने अटेम्प्ट किया है? बेहतरीन ने क्या किया 9 में? ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ जी, अच्छा, इम्पॉसिबल नहीं हुआ, डिफिकल्ट हुआ। और कोई इसमें कोई नई बात ऐड करना चाहते हैं? नंबर कितने हैं इसके? 5। हाँ जी, 8 में क्या किया? कुजाया था, तो ये तो आसान था आपके लिए, एक पेज कुजाए का बेचारे का, वो आप रट्टा मारा हुआ। 6 का ए, पहले वाले में ये पेनल्टी बनाई है या स्पेशल डैमेज बनाया? ये पेनल्टी है। पहले वाले में क्या है? ये पेनल्टी है। और नीचे वाले में ऑर्डिनरी भी क्लेम होगा, अगर पता हो तो स्पेशल भी क्लेम होगा, मगर रिमोट क्लेम नहीं हो सकता। तो पेपर इतना मुश्किल तो नहीं बना हुआ सा, अगर आपने अच्छी तैयारी की हो तो ये मैनेजेबल है, लेंथी है थोड़ा सा। 4A हमने कर लिया था, क्या रह गया हमारा? 4B, हाँ जी बताएंगे क्या किया 4B को।
ये तो अपोर्शनमेंट था। पहला रूल क्या होता है? डेटर बता देगा, नहीं बताता तो क्रेडिटर कर देगा। और क्रेडिटर अगर करेगा तो कौन सा डेट करेगा? टाइम बार्ड को करेगा, मगर जिस पे डिस्प्यूट है उसको माइनस नहीं करेगा। और अगर दोनों खामोश है तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए आपने 4 नंबर हासिल कर लेने थे। तो आई गेस नॉट दैट मच डिफिकल्ट, डूएबल पेपर था। और इस मॉक ने कोशिश ये की है कि हर इंडिविजुअल एरिया टेस्ट किया जाए। हर चैप्टर को उसने टच जरूर किया। 2 को टच कर लिया, 3 को टच कर लिया, 4 को कर लिया, 5 को कर गया, 6 को भी कर गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 को भी टच किया, 10 को भी किया, 11 को भी किया, 12, 13 को भी कर दिया, 14, 15 को शायद नहीं कर पाया टच। ऐसे ही है ना? हाँ, उसमें से नहीं सवाल आया। और हाँ, 16, 17, 18 इसको अच्छे से करिए। पता है, पेपर अगर आपने वाकई में जेन्युइनली पास करना है ना, एक तरीका है क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस को पक्का कर लें। ये क्रैमिंग पास करवाती है, लॉजिकल कभी पास नहीं कराएगा। ये पास होने के करीब करीब ला के छोड़ देगा और कहेगा आप आगे जाके दिखाओ। रट्टा देखिए, 1, 16, 17, 18 ये प्योर क्रैमिंग है। 15 में से जब भी सवाल आया क्रैमिंग बेस्ड आया, ठीक। उसके बाद अगर मैं वापस आऊँ तो 8 आसान एरिया, 5 आसान एरिया, 2 आसान एरिया, 3 भी आसान है। मसला आता है जब सवाल 6, 7 और 9 को जोड़ता है, तो वहाँ पे मसला आता है। तो उस तरह के 2-3 सवाल आपको रीसेंट अटैम्प्ट्स के अंदर मिल जाएंगे। लेंथी सवाल आपको जब नजर आएंगा ना, वो 6, 7, 9 में से आंसर हो रहा होगा, जिसमें परफॉर्मेंस भी होगी और ब्रीच भी होगा। फिर पार्टनरशिप में से 13 इंपॉर्टेंट है। 11 में से वो टाइप 1 पूछेगा क्रैमिंग, टाइप 2 पूछेगा 12वें में से, और टाइप 3 पूछेगा 13वें में से। 14 में से वो तीनों तरह से सवाल पूछ सकता है, 1B, 2B और 3B। और 16, 17, 18 क्या है? टाइप 1, सारा का सारा टाइप 1। और 1 इटसेल्फ क्या है? टाइप 1। तो कम से कम भी 40 नंबर की थ्योरी आपको एग्जाम में नजर आ रही होगी, आपका मुंह चढ़ा रही होगी। अगर तो उसको अच्छे से कर जाएंगे, यकीन मानिए पास हो जाएंगे। प्लस MCQs के वो 15 नंबर, वो नहीं छोड़ना। एक आपको मैं हिदायत कह लें या गाइडेंस कह लें या कुछ भी कह लें, MCQ जब आप करके एग्ज़ाम से बाहर आएँ, खुदारा डिस्कस मत कीजिएगा। कोई तूफ़ान, कोई आफत नहीं आ जाएगी। हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ परेशान ही हो रहे होंगे, क्योंकि ICAP कब उसको B को C कर दे, C को B कर दे, अपनी लॉजिक से आपको नहीं पता। हो सकता है आपका ठीक हुआ हो, उसका गलत हुआ हो। किसी कॉलेज के किसी भी XYZ ने कह दिया कि हाँ जी B ठीक है, मगर असल में ठीक क्या हो? C ठीक हो। आप तो पैनिक हो गए। जो कर रहे हैं छोड़ दें, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कितने ठीक हुए हैं, कितने ठीक नहीं हुए। आप लोग मैच्योर हो गए हैं। और फोकस किस पे करना है? अगले पेपर पर। फोकस किस पे करना है? आप में से बहुत से बच्चे 3 पेपर वाले होंगे, कोई 4 वाले होंगे, कोई 2 वाले होंगे। और B-Law का पेपर ग्रुप A में सबसे पहला पेपर होता है, और R1 का भी उसके बाद है, कॉस्ट भी उसके बाद है, MFA भी उसके बाद, सब उसके बाद ही आता है। तो प्लीज़ फोकस किस पे करना है? पेपर पे। पेपर दे आए, खामोशी से अगले पेपर को तैयार करना शुरू कर दें। टाइम बहुत शॉर्ट होता है, फजूल के पंगों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कोई सवाल अगर आपके पास हो तो बताइए। अब आपके पास 2 वीक्स का टाइम आ गया, बड़ा अच्छा मार्जिन है। आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं आप उसको इस टाइमलाइन में कवर कर सकते हैं। मॉक का असल मकसद ये होता है कि आपको एग्ज़ाम से 2 हफ्ते पहले पता चल जाए कि आप कितने पानी में खड़े हैं। क्या आप डूब रहे हैं या आप तैर रहे हैं, या बस अब आप नको नक आए हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों नको नक पे खड़े हुए हैं या डूब रहे होंगे। तो अब आपने तैरना, उस पानी को पार करना। डन। अल्लाह हाफ़िज़।